बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव बीन ओरिएंटेड टू गिव टू रिजल्टेंट इक्वल टू द वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो इस चीज का क्या मतलब है? वो कहता है कि फर्ज किया आपके पास एक वेक्टर a1 है, दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है, a2 है। तो क्या आपने बताना है कि उनको किस तरह ओरिएंटेड करें, किस तरह उनके दरमियान एंगल बनाएं कि जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड और a1 वेक्टर और a2 वेक्टर की जो दोनों की मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगी। क्या कहने का मतलब है? उसका मतलब ये है कि फर्ज किया आपके पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है। मान लिया कि आपके पास क्या है, ये वाला आपका वेक्टर a1 है, ये वाला आपका वेक्टर a2 है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। उसके कहने का मतलब ये है कि आप इनको किस तरह ओरिएंटेड करें, a1 और a2 वेक्टर को किस तरह ओरिएंटेड करें कि जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड और a1 और a2 की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान एंगल भी सेम होगा, वो 60 का होगा। और अगर a1 और a2 की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो r की मैग्नीट्यूड भी उसके बराबर आनी चाहिए। यही तो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसकी कि अगर a1 वेक्टर और a2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हों तो आप उसको किस तरह ओरिएंटेड करें, जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड भी उन दोनों की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ये आपके पास एंगल कितना आएगा, 120 आएगा। अगर आप इसका सिंपल आंसर देना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 120 then we can say that the vector of two vector a1 a2 its magnitude is equal to the resultant vector of r। सिंपल आंसर इसका आप ये दे सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि ये 120 जो आपका एंगल है ये किस तरह आया है, अगर वो ये बात पूछ ले तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। वो कैसे बनेगा वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो माना कि ये आपके पास क्या था, ये आपके पास वेक्टर था, ये आपके पास क्या थी, माना कि आपके पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है, ये आपकी क्या होगी x। ये आपका एंगल कितना आ गया, 120। ये आपने माना कि आपका वेक्टर a है, ये आपने माना आपका वेक्टर a2 है, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, आपने बताना है कि आपने क्या करना है कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये भी आपके पास कुछ एंगल होगा, ये भी आपके पास कुछ एंगल होगा। आप तो ये तो जानते हैं कि ये आपके पास थीटा होगा, ये आपके पास थीटा होगा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये आपका नीचे वाला बेस होता है। यानी आपका ये a2y है और ये आपका a2x है। ठीक है, इसी तरह आप r की जो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे इनको कंपोनेंट में, तो थीटा के सामने वाला आपका ry होगा और ये वाला आपका rx होगा। ठीक है, अब बारी आती है a1 की, क्या इसके भी कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं? तो आप इसको कंपोनेंट में तो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसके दरमियान एंगल जो है वो क्या है, कोई डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। यानी अगर आपका वेक्टर a है तो ये भी उसके पास ऐसे इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, इसके दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा। ये देखिए ऐसे है ना, ऐसे, तो ये कोई एंगल को ज़ाहिर नहीं कर सकता। इनके दरमियान एंगल क्या है, 0 है। ठीक है, अगर इनके दरमियान एंगल 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a1 x आ गया वो भी 0 होगा, और अगर a2
a1y आपके पास आ जाएगा, वो भी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इनके दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल आपका 0 बन रहा है। वेक्टर आपका क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। एंगल क्या है, 0 है। जब एंगल 0 होगा तो इसका मतलब है इसको आप कंपोनेंट में रिजॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन इसके दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर के आप क्या कर लें, दो कंपोनेंट बना लेंगे, आर एक्स और आर वाई। अब हमने क्या करना है, आर एक्स कैलकुलेट करना है। तो वो देखिए पिक्चर में हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हॉरिजॉन्टल मालूम करना है, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे आर ए वन, आपका आएगा क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। इसी तरह आपका a2 भी कोस थीटा आएगा। साथ x लगा लें छोटा सा, इसका मतलब ये होगा कि ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, a1x आपने माना कि इसके दरमियान एंगल क्या है, वो आपका 0 है। ठीक है, एंगल क्या है, 0 है। ax1 आ गया, कोस आपका किसके बराबर आ गया, 0 के। ax2 आ गया, कोस आपका कितना आ गया, थीटा आ गया। तो आपके पास cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के। इसका मतलब ax1 ax2 cos थीटा आपके पास आ गया। अब आपने मालूम क्या करने हैं, आपने वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने हैं। तो उसमें भी क्या आएगा, उसमें ये आएगा जी ax1 sin थीटा आपका आएगा, दूसरा भी आपका क्या आएगा, ax2 sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि उसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि a1 आ गया sin थीटा आपके पास 0 आ गया, प्लस ay2 आ गया, साथ आ गया sin थीटा। तो sin 0 आपका क्या होता है, 0। इसका मतलब आर वाई आपका किसके बराबर आ गया, r/2 sin थीटा आ गया। ठीक है, तो क्या करना है, आपने इस वाली इक्वेशंस को इस वाली इक्वेशंस को इस पहले वाली में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। किसको, सेकंड और थर्ड को आपने पहले वाली में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वो थी हमारे पास आर एक्स प्लस आर वाई। आपने क्या किया, आर में उसको ऐड कर दिया। आर हमारे पास क्या था, आर एक्स हमारे पास था ax1 लगा लें, ax2 लगा लें, कोस थीटा साथ आएगा। और इसी तरह आपका आर वाई आया था ay और साथ आया था 2। ठीक है, आगे आ गया था आपका साइन थीटा। तो हमने क्या देखा कि आर आपका क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, यानी आपने कहा था ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास आर आ जाए वो a2 के बराबर होगा या a1 के, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर, तीनों के दरमियान एंगल सेम है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, a1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको भी अगर a1x लिखना है तो इसको भी a1x लिख लें, या सिंपल a1 भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, a1 लिख लिया आपने, इसको भी a2 लिख लें, कोस थीटा लिख लें, इसको भी a2 लिख लें, साइन थीटा लिख लें। अगर एक्स वाई लिखेंगे तो तब भी रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा। आप क्या कर दें, इसकी मैग्नीट्यूड स्केयर ले लें दोनों साइड पर, a1 का स्केयर आपके पास आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा a1 प्लस a2 कोस थीटा, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस आपके पास a2 साइन थीटा, इसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपका a1 स्केयर आ गया, a का स्केयर आ गया, प्लस b का स्केयर आ गया। ठीक है, प्लस 2ab आपका आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये आपने क्या कर दिया, इसको स्केयर था, इसको आपने क्या कर दिया, a प्लस बी वाला फार्मूला लगा के इसको कर दिया ओपन। आपके पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर आ गया, प्लस 2ab आ गया, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, a2 साइन थीटा का स्केयर आ गया।
तो ये A1 स्क्वायर आपके पास क्या था, ऐड हो रहा था, इधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी A1 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर आपके पास आएगा प्लस 2A1 A2 कोस थीटा प्लस A2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गई, एक कोस, ये भी आपके पास A2 का 2 है, ये भी आपके पास क्या है A2 का 2 है। ठीक है, तो क्या कर दें, आप इन दोनों को कर दें ऐड, यानी आपके पास रिजल्ट बचेगा A2 A2 cos थीटा प्लस आपके पास आ जाएगा A2 का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर प्लस A2 का 2 sin थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, 2A1 A2 cos थीटा आपके पास आ गया प्लस A2 आपने ले लिया कॉमन, cos थीटा का स्क्वायर आ गया प्लस sin थीटा का आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो आपको पता तो है cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर आपका इसके बराबर होता है 1 के। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2A1 A2 cos थीटा प्लस A2 का स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, पढ़ा था वो क्या था कि आपका R1 A1 A2 के बराबर है, या तो आप A1 की जगह A2 रख लें, ठीक है, या इनकी जगह R रख लें, जो मर्जी रख लें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, A2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम A2 ही रख लेते हैं, यानी A1 की जगह हमने क्या रखा, A2 रखा, यहाँ पर A2 पहले ही मौजूद है, cos थीटा आ गया प्लस आपके पास क्या आ गया, A2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आपने किया A2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा 2A2 का स्क्वायर cos थीटा प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस A2 की 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लिख लिया cos थीटा आ गया आपके पास, इसको कर दिया माइनस A2 की 2, यहाँ पर आपने क्या कर दिया 2 लिख दिया, A2 की 2 लिख दिया। ठीक है, यानी ये वाला आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका cos थीटा किसके बराबर आ गया, वो आ गया आपका -1/2 और cos थीटा आपका थीटा आ गया cos इनवर्स 0.5 और आपका थीटा कितना आ गया 120 आ गया। तो यही तो वो बात कर रहा था कि प्रूव करें 120 एंगल कैसे आया, तो हमने प्रूव कर दिखाया कि आपका 120 एंगल कैसे आता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछता है कि आपके पास 2 वेक्टर हैं और नीचे आपको उसने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। वो कहता है कि आपने बताना है कि ये मिनिमम कब है, मैक्सिमम कब है और इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, और रीजन भी बतानी है कि ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है। ठीक है, आपको उसने 2 वेक्टर दिए हुए हैं, एक हमारे पास है 60 न्यूटन का वेक्टर, एक हमारे पास है 35 न्यूटन का वेक्टर, और आंसर उसने दिया हुआ है कि आपके पास 100 न्यूटन आएगा, सेकंड दिया हुआ है कि आपके पास 20 न्यूटन आएगा, थर्ड दिया हुआ है उसने कि आपके पास 70 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी देखते हैं। तो माना कि जब आपके 2 एंगल पैरेलल होंगे, एक एंगल आपका ये है, मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 60 न्यूटन, एक वेक्टर आपका और है, ठीक है, उसकी भी मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड क्या है 35 न्यूटन है। यानी आपने ए मालूम करना है तो A1 प्लस A2 कर देंगे, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा 65 प्लस आपके पास आ जाएगा 35, सॉरी 60 प्लस 35 आ जाएगा, यानी ए आपके पास क्या आ गया 95 आ गया। तो ये आपका रिजल्ट क्या एक्यूरेट है, दिस इज नॉट एक्यूरेट बिकॉज क्योंकि आपका जो फर्स्ट वाला है वो आपके पास 100 न्यूटन, तो ये क्या है लेस देन 100 न्यूटन है, दिस इज क्या है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जब आप इसके दोनों वेक्टर को क्या लेंगे, एंटी पैरेलल लेंगे, एक वेक्टर ये है ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, सॉरी एक वेक्टर आपका क्या था, ये वाला था आपका 60 न्यूटन, एक आपका था 35 न्यूटन,
ठीक है, ये माना था आपने क्या है, ए वेक्टर 1 है, ए वेक्टर 2 है। ठीक है, तो आप क्या कर दें, A2 में से माइनस A1 कर दें, आपके पास ए वेक्टर क्या हासिल होगा, वो आपके पास आएगा 60 माइनस 35, वो आपके पास तकरीबन आ जाएगा 25। तो क्या ये वाला भी आपके पास सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है? दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज दिस इज जो आपका रिजल्ट आया हुआ है ये ग्रेटर देन है 20 से। ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, एक्यूरेट नहीं। आप चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। तो थर्ड स्टेटमेंट को हम कैसे सॉल्व करें, तो आपने क्या किया, आप इनकी ले लें मैग्नीट्यूड दोनों की, यानी आपने माना कि A1 आपके पास कितना है 60 है और A2 आपका माना कितना है, आपके पास 35 है। तो आपने R लेना है तो A1 की मैग्नीट्यूड ले लें, साथ A2 की मैग्नीट्यूड ले लें। ठीक है, R आपके पास क्या आ गया, A1 स्क्वायर A2 का स्क्वायर। ठीक है, R आपके पास आ जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस आपके पास 35 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 69.5। that is an accurate statement because that is belong to very near 70। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा, ये थर्ड वाला क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको मुख्तलिफ वेक्टर दिए गए हुए हैं, तो उन वेक्टर को आपने हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करना है कि आपके पास एक पॉलीगॉन बन जाती है। तो आपने बताना है जब आप इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा। ठीक है, माना कि आपके पास एक वेक्टर A1 है, एक वेक्टर आपके पास क्या है B है, इसी तरह एक वेक्टर आपके पास क्या है C है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई। एक वेक्टर आपके पास A1 है, एक वेक्टर आपके पास क्या है B है, कह लें इसको A कह लें, इसको B कह लें। एक आपके पास वेक्टर C है, ठीक है, एक आपके पास D वेक्टर है, और सिमिलरली इसी तरह एक ही आपके पास वेक्टर क्या है E है। तो जब इन सब को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल की मदद से, तो आपके पास A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है, वो क्या कहता है कि जब आप A वेक्टर को B वेक्टर से मिला दें, यानी एक के हेड को दूसरे की टेल से मिला दें, तो जो आपका फर्स्ट वेक्टर होगा उसमें जो आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे, यानी एक वेक्टर आपके पास A है, एक वेक्टर आपके पास B है, तो जो थर्ड वेक्टर आपका होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी A वेक्टर की टेल रिजल्टेंट वेक्टर से और B वेक्टर का हेड रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्यों जरूरी होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये आपको क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है कि ए और बी का क्या डिस्प्लेसमेंट था। माना कि आपके पास 5 है, ये आपके पास 5 है, तो ए आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्या बताता है, इनकी टोटल बताता है, यानी 5 और 5 आपके पास 10 हो गए। यानी ये क्या बताता है, ए और बी की मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, ए और बी का डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। लेकिन इस केस में हमने लिखा कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी सब आपस में ऐड हो रहे हैं, कहीं पर दो टेल नहीं आ रही, कहीं पर दो टेल नहीं आ रही, और ना ही आपके पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जब भी इस तरह की आपके पास शेप आ जाएगी, एक आपके पास क्लोज शेप बन जाए और उसमें कोई रिजल्टेंट वेक्टर ना हो, आप उसको ऐड करें, रिजल्ट हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 3 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।